गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा है पेपर 1 यूनिट 1, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। जो कि है यूनिट 1 में। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया है और हम यहाँ पर अपनी इस क्लास में किसी भी पढ़ाई को बहुत ही डिटेल में करते हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होगी। आपको पेशेंस रखना होगा और आपको एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़नी होगी। अगर 10 यूनिट है तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 यूनिट करके ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई करो। आप उसमें से 8 यूनिट को भी अगर डिटेल में पढ़ लेते हो तो फिर आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात जेआरएफ की, तो हम जेआरएफ को भी निकालेंगे। और फिलहाल हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। कौन कौन से टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं। हमने इवैल्यूएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, इवैल्यूएशन क्या होता है, बहुत ही अच्छा डिटेल वाइज हमने इवैल्यूएशन को समझा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में। आज हम उसके कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। इवैल्यूएशन के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम उसको कौन कौन से टाइप्स में वो आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो हमारा इवैल्यूएशन जो है वो according to approaches। अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस हमारा कौन कौन सा इवैल्यूएशन आता है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था और वही होता है हमारा अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस। सबसे पहले क्या आता है क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड वर्ड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि किसी भी चीज का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम यूनिट में क्वांटिटी में अगर हम देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। अब क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में इसमें आप किस तरह से किसी बच्चे का क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, तो सबसे पहले हम उस बच्चे का क्या कर सकते हैं, हम उस बच्चे का ओरल एग्जाम ले सकते हैं, रिटन एग्जाम ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पेन पेंसिल टेस्ट कर सकते हैं, सॉरी पेन पेपर टेस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों से क्या पता चलेगा, इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलेगा कि बच्चों के मार्क्स कितने हैं, बच्चों को पता कितना है, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। सभी चीजों को हम मेजरमेंट कर सकते हैं और जहां पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव में क्या शामिल है, मेजरमेंट। तो आई होप आप क्वांटिटेटिव समझ गए होंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव को मैंने पहले की क्लास में भी बताया और क्वांटिटेटिव को मैं आज की क्लास में भी बता रही हूँ, तो इससे आपको क्वांटिटेटिव का जो बहुत ही अच्छा से जो उसका मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम क्वालिटेटिव की। जब हम किसी बच्चे का क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको उस बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगी। यहाँ पर हमें मेजरमेंट नहीं करना, क्योंकि मेजरमेंट हम करते हैं क्वांटिटेटिव में। यहाँ पर हमें बच्चों के बारे में जानना है, बच्चों की क्वालिटी के बारे में जानना है।
तो जिस भी चीज में हमें क्वालिटी पता चले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों का बहुत ही अच्छे से उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चे का इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो अगर पॉइंट वाइज हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। हम बच्चों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चों का इंटरव्यू लेंगे। हम क्या करेंगे, एक चेकलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। चेकलिस्ट में या तो टिक होता है या फिर क्रॉस होता है। आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, जो चीज आप बच्चों के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, एक लिस्ट बनाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं, आप एक लिस्ट बनाओगे और आप बच्चों से पूछोगे। बच्चे आपको जवाब जो है वो यस और नो में देंगे। अगर जवाब यस में आता है तो आप टिक करोगे, अगर जवाब नो में आता है तो आप क्रॉस करोगे। इस तरह से एक चेकलिस्ट की मदद से आप बच्चों के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, रेटिंग स्केल में एक ऐसा स्केल होता है जिसमें यहाँ पर पुअर होगा, यहाँ पर एवरेज होगा, यहाँ पर गुड होगा, यहाँ पर वेरी गुड होगा, यहाँ पर एक्सीलेंट होगा। तो इस तरह का स्केल होता है जिसे हम कहते हैं रेटिंग स्केल। आप बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप बच्चों को रेटिंग दे सकते हो कि बच्चे किस में आते हैं। बच्चे पुअर है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। तो इस तरह से भी हम रेटिंग स्केल्स की मदद से भी हम बच्चों की क्वालिटी को बता सकते हैं या बच्चों की क्वालिटी को हम जान सकते हैं। ठीक है, और बच्चों की क्वालिटी को आप रेटिंग स्केल से कैसे जान सकते हो, सपोज दैट एक बच्चा है, आपने उसको खड़ा किया, क्लास में आप रेटिंग स्केल लगाए और सारे बच्चों से पूछ रहे हो कि इसमें कौन कौन सा रेटिंग स्केल होना चाहिए। बच्चे उसका जवाब देंगे, उसमें भी आपको क्या पता चलेगा, उसमें भी आपको रेटिंग स्केल के बारे में पता चल जाएगा कि उस बच्चों को क्या रेटिंग स्केल देनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो टीचर अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्लास में बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से भी आप रेटिंग स्केल को कर सकते हो और बच्चों के बारे में क्या उसकी क्वालिटी है उसको आप जान सकते हो। चलिए, फोर्थ में अगर हम बात करें, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि बच्चों के बारे में जितनी भी डेटाज है उसको कलेक्ट करना और ईयर बाय ईयर उसको लिखना। सपोज दैट एक बच्चा है, उसने क्लास 1 में एडमिशन लिया। ठीक है, अब आप क्लास 1 के जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंशन करोगे, उसको रिकॉर्ड करके रखोगे। जब वो क्लास 2 में जाएगा तो फिर से आप उसके रिकॉर्ड्स को मेंशन करोगे। यानी कि हर साल किसी एक बच्चे का जब आप रिकॉर्ड रखते हो तो उसे हम कहते हैं कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इससे भी क्या पता चलता है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि बच्चों का पहले का रिकॉर्ड कैसा था, बच्चे का अब का रिकॉर्ड कैसा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है जिसकी मदद से हम बच्चे की क्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बच्चे का क्वालिटेटिव इवेलुएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव इवेलुएशन और क्वालिटेटिव इवेलुएशन दोनों समझ आ गया होगा। तो आप इसे एक बार नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अभी आगे और भी है, कहीं मत जाइएगा। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे दूसरे टाइप की। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अकॉर्डिंग टू phases of instruction। अकॉर्डिंग टू phases of instruction, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन तो करेंगे लेकिन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। टीचर किस तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को, टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके आधार पर आप बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, तो आइए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है।
सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? चलिए, तो एक टीचर क्लास में आया, वो क्या करेगा, वो अपने बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर को चेक करेगा। एंटरिंग बिहेवियर यानी सबसे पहले तो वो बच्चों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, और वो क्या करेगा, वो जानेगा कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जो है वो कैसी है, बच्चों को कितना पता है, उसको कितना नॉलेज है। तो इन सभी चीजों के बारे में जब एक टीचर जानेगा तो वो उस बच्चों का क्या कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है। तो वही तो है हमारा प्लेसमेंट इवेलुएशन। हमारा प्लेसमेंट इवेलुएशन वो है, जब एक टीचर क्लास में आता है तो वो क्लास में आते के साथ बच्चों का एंट्रेंस बिहेवियर, बच्चों से कुछ क्वेश्चन करके उसका प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, और यही इवेलुएशन हमारा प्लेसमेंट इवेलुएशन कहलाता है। अगर इसमें लिखने की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं एंटरिंग बिहेवियर प्लस प्रीवियस नॉलेज। एंटरिंग बिहेवियर और प्रीवियस नॉलेज को चेक करने को ही हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, कि कैसे एक टीचर क्लास में आते के साथ बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहा है, मतलब वो बच्चों का क्या कर रहा है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कर रहा है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब ये एक सेकंड आप होल्ड पे रहिएगा। सॉरी, वो कुछ लोग आ गए थे इसलिए क्लास थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। चलिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव के बारे में भी हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था। जब कोई टीचर क्लास में आता है तो जब सबसे पहले वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कर लेता है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजों को चेक करने के बाद, ये सारी चीजों का इवैल्यूएशन करने के बाद टीचर क्या करता है, टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है। क्लास में टीचर क्या कर रहा है, टीचर अपना जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको टीचर क्या कर रहा है, क्लास में बच्चों को सिखा रहा है या पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ाने के दौरान टीचर बच्चों से कुछ कुछ सवाल करते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बीच बीच में ऐसे ही कुछ टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट 10 क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे और लिखिए कि आप, टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहे हो कि आप सभी का आंसर लिखिए, और बच्चे सभी का आंसर लिख रहे हैं। फिर टीचर क्या करे, उसे चेक करेंगे। ये सब के दौरान टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर ड्यूरिंग द क्लास क्या कर रहे हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। जब कोई टीचर ड्यूरिंग द क्लास बच्चों का इवैल्यूएशन करे तो उसी इवैल्यूएशन को हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो इवैल्यूएशन होता है उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। क्लास स्टार्ट होने के दौरान यानी क्लास चल रहा है और उसी बीच में इवैल्यूएशन भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमारा यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने ड्यूरिंग द क्लास सभी बच्चों का इवैल्यूएशन कर लिया, उसने क्लास टेस्ट लिया, सारे बच्चों के कॉपी को उसने क्या किया, चेक किया। और जब चेक किया तो वो सारी प्रक्रिया कहाँ चल रही है, क्लास में ही चल रही है, पढ़ाई के दौरान ही चल रही है। सपोज दैट उसने कॉपी में भी एग्जाम नहीं लिया, ओरली क्वेश्चन किया, मैंने एक चैप्टर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया और अब मैं क्या कर रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि चलो बताओ टीचिंग क्या होती है, चलो बताओ लर्निंग क्या होती है, चलो बताओ टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखती है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब जो बच्चे उसका जवाब देंगे दैट मीन्स कि उसका लर्निंग बहुत ही अच्छे से हुआ है। जो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो बच्चों के कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को समझने के लिए ही एक टीचर जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का कॉन्सेप्ट कहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग
ठीक से हो पाया है या नहीं हो पाया है, वो टॉपिक को कितना समझ पाए हैं, वो सब्जेक्ट को कितना जान पाए हैं, किस किस जगह पर बच्चों प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के एक टीचर कहाँ पर जानता है? तो ये सारी चीजों की जानकारी टीचर को तब मिलती है जब एक टीचर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बेसिकली वो क्या करता है? बेसिकली वो प्रॉब्लम पर फोकस करता है। ठीक है, एक टीचर क्या करता है? स्टूडेंट के प्रॉब्लम का जानकारी करता है, और प्रॉब्लम का सिर्फ नॉलेज नहीं लेता, प्रॉब्लम को सिर्फ जानता नहीं है, बल्कि वो उसके साथ साथ और क्या करता है? अगर एक टीचर आपकी प्रॉब्लम को जान गया या मैं आपकी प्रॉब्लम को जान गई, तो मैं क्या करूंगी? उसका रेमेडीज ढूंढूंगी, उसका समाधान ढूंढूंगी, उसका उपाय ढूंढूंगी। तो एक टीचर भी वैसा ही करता है। वो डायग्नोस्टिक में न सिर्फ प्रॉब्लम जानता है, बल्कि वो उसको रेमेडीज भी करता है उसका। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम प्लस रेमेडिएशन। ठीक है, चलिए डायग्नोस्टिक भी आप समझ गए हैं। समेटिव इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन का सबसे लास्ट पार्ट है। जब कोई टीचर समेटिव इवैल्यूएशन करता है, दैट मीन्स इवैल्यूएशन का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बच्चों का नेक्स्ट क्लास में जाने की बारी आ चुकी है। यानी जब आप अपने फाइनल एग्जाम देते हो, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। समेटिव इवैल्यूएशन में टीचर जो है वो बच्चों का ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं। फाइनल एग्जाम्स, ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट, जो कि आपके किस में थे? मेजरमेंट में, ठीक है, क्वांटिटेटिव में थे ना? तो वही तो है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। जब आप फाइनल एग्जाम्स देते हो, टीचर क्या करते हैं? समेटिव समेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग कार्ड देना, ठीक है, पेरेंट्स से बात करना, बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो ये सारी चीजें समेटिव इवैल्यूएशन में आती है। और जब हमारा समेटिव इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का ओवरऑल इवैल्यूएशन हो गया। चलिए, तो समेटिव इवैल्यूएशंस में सबसे पहले तो हम समझते हैं फाइनल एग्जाम्स एंड रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा कहां पर आता है? ये सारी चीजें हमारे समेटिव इवैल्यूएशन में आता है। चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन कितने तरीके के होते हैं? तो इवैल्यूएशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होते हैं, जो कि बच्चों का एंट्रिंग बिहेवियर और बच्चों का क्या चेक करता है? और बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को वो चेक करता है। कौन? एक टीचर। दूसरा एक टीचर क्या करता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है, जिसमें एक टीचर जो है वो ड्यूरिंग द क्लासेस, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ऑरल क्वेश्चन, जो भी चीजें वो पूछता है वो उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। तीसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये टीचर देखता है कि बच्चे कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और किस तरह से उनका समाधान करना है। समेटिव इवैल्यूएशन में एक टीचर फाइनल फाइनल एग्जाम्स लेता है, रिपोर्ट कार्ड्स बनाता है, और इस तरह से पूरे साल वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस चलता रहता है। और इसी को हम कहते हैं CCE, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अभी और भी इवैल्यूएशन का टॉपिक बाकी है। चलिए, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं? अगर रेफरेंस को बेस्ड माने हम, तो इवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं? आइए जानते हैं।
क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? ये क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, चलिए सबसे पहले बात करें तो आपके बोर्ड्स की। होता है ना, अगर आप बोर्ड्स में 33% मार्क्स लाते हो देन आप क्या हो जाते हो? पास। अगर आप 33% मार्क्स नहीं लाते हो देन आप हो जाते हो फेल। यही तो है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। मतलब कोई बच्चा, अगर ये हमारा क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है और इसी क्राइटेरिया को आपको क्रॉस करना होता है। जो बच्चे इसको क्रॉस कर लिए, आप उस बच्चों का इवैल्यूएशन कर लेते हो कि वो बच्चा जो है वो क्राइटेरिया पास कर चुका है। जो बच्चे उसको फेल कर जाते हो, आप समझ जाते हो कि वो बच्चा क्राइटेरिया को फेल कर चुका है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, उस बच्चे का क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोर्ड्स में अगर आपके 33% आ गए देन आप पास हो, द टीचर ये समझ जाएंगे कि आपका क्राइटेरियन इवैल्यूएशन कैसा है। और अगर आप फेल हो गए तो भी टीचर समझ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीटेट आप सभी ने सुना होगा। सीटेट में 60% लाने पर आप क्या होते हो? पास हो जाते हो। और अगर आपके 59.9 भी है तो आप क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो। ठीक है, तो ये 60% क्या है? ये 60% सीटेट का क्राइटेरिया है। सीटेट ने एक क्राइटेरिया सेट किया है और इसी के बेसिस पे सीटेट क्या करता है? स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, कि किसी किसे पास मानना है और किसी किसे फेल मानना है। तो आई होप आप क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन समझ चुके हो। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? इसमें किसी भी तरह का क्राइटेरिया सेट नहीं किया जाता, बल्कि इसमें दो बच्चों के बीच या किसी भी दो चीजों के बीच क्या होता है? कंपेयर होता है। सपोज दैट आप यूजीसी नेट में, जहां तक आपको पता है कि जेआरएफ कब हमारा होता है, जितने भी एप्लीकेंट्स है, जितने भी कैंडिडेट्स है, उन सभी का 6% जो है वो जेआरएफ होता है। ठीक है, चलिए इसे भी आप हटा दीजिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे सपोज दैट आप यूपीएससी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी में क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि आप 40% लाओगे तो आप यूपीएससी में आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपका एक कट ऑफ डिसाइड होगा। अगर कोई बच्चा 190 लाया है, आउट ऑफ अगर 200 वो 190 लाया है और आपके 177 है, तो ये बच्चा सेलेक्ट होगा और ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। मतलब आपका कंपैरिजन इससे किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें आप भी अगर 60 लाओ तो आप भी पास, और अगला भी 60 लाया है तो अगला भी पास। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो हाईएस्ट ला रहा है वो पास है, जो नहीं ला रहा है वो फेल है। तो इसी को तो हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। यहाँ पर दो चीजों के बीच में, दो लर्नर्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले। चलिए एक हमारा होता है स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। किसी बच्चे के सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, किसी बच्चे का सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग कितना है, ये सभी चीजें जानने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों का लगातार इवैल्यूएशन करते हैं और उसे ही हम कहते हैं स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन। मतलब यहाँ पर मेन फोकस कहाँ पे हो रहा है? सब्जेक्ट में, कंटेंट में। ठीक है, यहाँ पर मेन फोकस आपके इसी में हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का क्या नॉलेज है, कंटेंट में कितना नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कॉन्सेप्ट क्या वो समझ रहा है।
तो इन सारी चीजों का जहां पर पूरे साल इवैल्यूएशन किया जाता है, किस बेसिस पे? CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन पर पूरे साल जब इसको देखा जाता है तो उसे ही कहा जाता है स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन। एक और आपका होता है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। सॉरी, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? ये रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स में आप क्या करते हो? आप बच्चों का ड्यूरिंग द क्लासेस, क्लास के बीच में एकदम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की तरह है। क्लास के बीच में आप बच्चों का नॉलेज चेक करते हो, आप बच्चों से कुछ सवाल करते हो, बच्चे उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करके आपको उसका जवाब देते हैं, और यही होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इवैल्यूएशन। ये बिल्कुल फॉर्मेटिव की तरह होता है, ठीक है, और ये भी बिल्कुल फॉर्मेटिव की तरह है। इसमें फॉर्मेटिव में भी क्या, लेकिन फॉर्मेटिव में क्या होता है कि पूरे साल आप करते हो, लेकिन फॉर्मेटिव समेटिव से अलग हो जाता है। समेटिव जब आता है तो फॉर्मेटिव वहां पर नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरे साल होता है। और जब पूरे साल हो रहा है तो मतलब इसमें फॉर्मेटिव भी है, समेटिव भी है, सब है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्लास के बीच में आप करते हो, बच्चों के नॉलेज को, बच्चों के मीनिंग को, हर चीज को जानने की कोशिश करते हो, बच्चे उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, वही होता है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। चलिए, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लिए। अब बात करते हैं आगे, इसे आप नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, एक और हमारा लास्ट टाइप बचा हुआ है, फिर हमारा ये टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑन द basis of purpose। अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब टेस्ट के बेसिस पे कौन कौन सी इवेल्युएशन होते हैं? टीचर जो है वो बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? आपने अभी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते हो कि बच्चों का हर महीना टेस्ट चल रहा है, वीक में टेस्ट चल रहा है, क्लास टेस्ट चल रहा है, फाइनल्स आते आते बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब का मकसद क्या है, क्यों किया जाता है? कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। तो क्या पर्पस है, आइए जानते हैं। सबसे पहला तो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक टीचर क्या करता है, बच्चों को डायग्नोस्टिक टेस्ट लेता है। डायग्नोस्टिक का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बच्चों के प्रॉब्लम के बारे में जानना, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर उसका सोल्यूशन निकालना है, एक टीचर को कहाँ पे उसको रेमेडीज देनी है। तो ये सारी चीजें का नॉलेज लेने के लिए, ये सारी चीजों की जानने के लिए, बच्चों के बारे में जानने के लिए, बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम है, कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो उसी के लिए एक टीचर क्या करता है, एक टीचर जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लेता है। किसका? बच्चों का, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ किस पर बेस्ड होता है, इसका पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस जो होता है वो होता है बच्चों की प्रॉब्लम को जानना और उसको रेमेडीज देना, ठीक है। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब होता है कि बच्चों की क्वालिटीज को जानना, बच्चों के टैलेंट को जानने के लिए आप एक टेस्ट लिए। सपोज दैट आपको अपने स्कूल से 5 बच्चों को सेलेक्ट करके किसी बाहर नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट में भेजना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लास में 60 बच्चे हैं, आप पूरे 60 बच्चों को तो चूज नहीं करोगे, उसमें से आपको बस 5 बच्चे को चूज करना है। किसी भी बच्चे को भी आप चूज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, क्लास में सबसे पहले पूछोगे किसको किसको इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने का। मान के चलिए 60 बच्चों में 40 बच्चों ने हाथ उठाया, ठीक है। अब आप 40 बच्चों से एक टेस्ट लोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट। जितने बच्चों ने उसको क्वालिफाई किया, सपोज दैट 40 में से 10 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपको उसमें से 5 को चूज करना है। देन आप क्या करोगे, उसका रीटेस्ट ले सकते हो या फिर उसको पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इस बेसिस पे आप क्या करोगे, उनमें से कोई 5 को सेलेक्ट करोगे और कहाँ पे भेजोगे, नेशनल क्विज कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो इसी को तो कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए, अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो कुछ और बात करते हैं। जैसे कि
अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नीट, यूजीसी, आईआईटी जी मेंस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। वो भी एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जो बच्चे क्वालिटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं और इस तरह से उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का पर्पस क्या है, बच्चों के टैलेंट को और बच्चों के क्वालिटीज को जानना। डायग्नोस्टिक का टेस्ट का पर्पस क्या था, प्रॉब्लम को और उसका रेमेडीज देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है आपने बच्चे को जो भी पढ़ाया, बच्चों ने क्या अचीव किया। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, आपने क्या अचीव किया, आपने कितना सीखा, ये जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर सेट करोगे, या फिर मैं आपको अगर जब कुछ क्वेश्चन दूंगी तो आप उसको सॉल्व करोगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना सीखा या नहीं सीखा। उसी को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का पर्पस क्या है, ये जानना कि बच्चों ने कितना अचीव किया है या बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्या था और उसने कितना पाया है। अचीव, अचीव कितना किया है, ये जानने के लिए ही हम क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है एक जनरल एबिलिटीज चेक करने के लिए ली जाती है। सपोज दैट एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो कि मान के चलिए वो आया है बिहार से, ठीक है। आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। चलिए झारखंड में, बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो वो बच्चा जो है मान लीजिए झारखंड से ही है और वो बिहार में एक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया है। वो बच्चा क्लास 5 पास आउट है और अब वो चाहता है कि वो 6 में एडमिशन ले। वो बिहार चला गया क्योंकि उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, वो बिहार चला गया। अब वो बिहार में किसी बहुत ही अच्छे रेपुटेशन स्कूल में क्या कराना चाहता है, अपना एडमिशन क्लास 6 में। तो वहां के टीचर क्या करेंगे, वहां के टीचर उसका एक जनरल एबिलिटीज टेस्ट लेंगे। अगर वो बच्चा उस टेस्ट में क्वालिफाई होता है, दैट मीन्स वो बच्चा का एडमिशन क्लास 6 में हो जाएगा, अदरवाइज 5 में भी वो रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें बच्चों के जनरल एबिलिटीज को चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है जनरल एबिलिटीज को चेक करना। चलिए, तो मैंने आज जितने भी टाइप ऑफ इवेल्युएशन बताए हैं, आई होप आपको उन सारे टाइप ऑफ इवेल्युएशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे और कल की क्लास में हम बहुत कुछ और सीखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है टीचिंग एप्टीट्यूड, लेकिन आई होप आप एक बार जब सारे कंटेंट को बहुत ही अच्छे से समझोगे तो आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए जितनी मेहनत करती हूँ, आपको बस एक थंब दबाना है और मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको कॉपी कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।